नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डचों के भारत आगमन के संबंध में। इससे पहले मैं यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड 3 वीडियो बना चुका हूं। ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आधुनिक भारत का इतिहास जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डचों के भारत आगमन के बारे में। तो सबसे पहले डचों का आगमन के संबंध में समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि डच क्या है। डच यूरोप में एक देश है नीदरलैंड। वहां के निवासियों को डच कहा जाता है और वहां जो लैंग्वेज बोली जाती है, भाषा, वो भाषा भी डच है। यानी वहां की जो लैंग्वेज है उसका नाम भी डच है। अब इसके संबंध में आपको एक और नाम मिलता है, हॉलैंड। अब ये हॉलैंड क्या है? इसका सही नाम हॉलैंड है या नीदरलैंड है? नाम इसका हमेशा से ही ये मान लीजिए आपकी नीदरलैंड ही था। द किंगडम ऑफ नीदरलैंड हुआ करता था कभी, अब भी द नीदरलैंड से इसका नाम है। हॉलैंड इसको क्यों कहा जाता है? यहां आपको 2 इलाके दिखेंगे, नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड। जो 12 प्रांत हैं टोटल, इसमें टोटल नीदरलैंड में 12 प्रांत हैं। उन प्रांतों में से 2 प्रांत हैं नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड। जब पुराने समय में नेपोलियन ने यहां पर कब्जा किया था और अपने भाई लुईस को 1806 में यहां का शासक बनाया था, तो ये किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स था। उस दौरान ये जो इलाका है नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड, ये मिलकर हॉलैंड हुआ करता था और यहां से नीदरलैंड में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जाता था। तो बहुत सारे देशों में एक निकनेम के रूप में नीदरलैंड का नाम हॉलैंड चलता था। और पुराने हमने कई मैच देखे हैं हॉकी के, मेरे खुद को याद है, वहां पर टीम का नाम हॉलैंड लिखा हुआ मिलता था, लेकिन ऑफिशियली इनका नाम नीदरलैंड ही है। तो ये पुराने समय की बात है। और इन शब्दों का मतलब देखें तो हॉलैंड का मतलब है वुडलैंड। वहां पर जंगल थे और लकड़ियां बहुत मिलती थी, इसलिए इनको वुडलैंड कहा जाता था। और नेदर डच में तो है NEDER और इंग्लिश में आप लिखेंगे NETHER। नेदर का मतलब होता है निचला। ये जो पश्चिमी तट की ओर निचले इलाके थे, इस पूरे इलाके को नीदरलैंड कहा जाता था। इसमें सिर्फ यही शामिल नहीं था, बेल्जियम भी था, लग्जमबर्ग का भी कुछ इलाका था, जर्मनी का भी कुछ इलाका था। उस सारे इलाके के लिए वो निचली भूमि नीदरलैंड, इसलिए वहां का नाम नीदरलैंड पड़ा हुआ था। और इसमें से ही यहाँ पर जो वनों वाली भूमि थी उसके लिए हॉलैंड शब्द इस्तेमाल किया जाता था। तो ये चक्कर है हॉलैंड और नीदरलैंड का। हॉलैंड, इसके जो 12 प्रांत हैं उसमें से 2 प्रांत हैं नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड, उन्हीं के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जनवरी और कई स्थानों पर जो निकनेम इनका इस्तेमाल किया जाता था हॉलैंड, वो भी नीदरलैंड ने प्रयास करके जनवरी 2020 से इन्होंने इस नाम को पूरी तरह त्याग दिया है कि नीदरलैंड के लिए हॉलैंड शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। इन्होंने पूरी तरह से एक प्रचार अभियान में चलाया कि नीदरलैंड को अब हॉलैंड न कहा जाए। तो ये तो बात हुई। अब इनके भारत आगमन के संबंध में बात करते हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। अब यहां पर एक और बात याद आ गई तो मैं बता ही देता हूं। जीका का एक क्वेश्चन बनता है, यूथेनेशिया, यदि आपने कभी नाम सुना हो, यूथेनेशिया, इस शब्द का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। यानी व्यक्ति अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण करना चाहे, बहुत ही बीमार परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियां, कई बार आपने इच्छा मृत्यु के बारे में डिबेट भी सुनी होगी अखबारों में। तो इच्छा मृत्यु को ऑफिशियली सबसे पहले नीदरलैंड ने लागू किया था 2002 में, अनुमति दी थी। इच्छा मृत्यु की अनुमति सबसे पहले नीदरलैंड ने दी थी, लीगलाइज किया था इसको। तो ये एक बात थी, वो मेरे को याद आ गई बीच में। अब हम शुरुआत करते हैं सही में जो वीडियो में बनाना चाह रहा था, डचों का भारत आगमन। 17वीं शताब्दी की बात है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम यूरोपीय व्यापारिक केंद्र के रूप में जानी जाने लगी और 1609 में एक बैंक की स्थापना होती है, एक्सचेंज बैंक ऑफ नीदरलैंड। ये एम्स्टर्डम में इसकी स्थापना होती है और एशिया से व्यापार करने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने दांव पेच शुरू कर दिए कि हम ईस्ट इंडीज की ओर व्यापार करना चाहते हैं। पुर्तगालियों के बाद दूसरा नंबर आता है डचों का, जो भारत में आए। लेकिन इनका जो पहला अभियान था वो पहले भारत ने पहुंचकर इंडोनेशिया पहुंचा। तो इनका पहला डच अभियान 1595-96 में कॉर्नेलिस डे हाउटमैन, इंग्लिश में इस प्रकार है इनका नाम, के नेतृत्व में भारत नहीं, सुमात्रा और बेंटम पहुंचा। ये इंडोनेशिया में है द्वीप। इन्होंने जकार्ता, जो इंडोनेशिया की राजधानी है, के खंडरों पर एक महत्वपूर्ण बात यहां पर आती है, बेटेविया नामक नगर बसाया। हालांकि और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैं शामिल कर रहा हूं। बेटेविया नामक इन्होंने एक नगर बसाया वहां पर। 1602 में हॉलैंड की संसद, स्टेट्स जनरल, हॉलैंड की संसद का नाम है स्टेट्स जनरल, द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके एक कंपनी बनाई गई। उस कंपनी का डच लैंग्वेज में नाम था वेरेंगदे ओस्ट इंडीशे कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कह सकते हैं आप इंग्लिश में इसको। और इसकी स्थापना 1602 में की गई। ये महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखनी है। ये जो हॉलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी, आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से,
या नीदरलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1602 में हुई और 21 वर्षों के लिए इसको व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया कि वहां पर व्यापार होगा, आक्रमण होगा, संधियां होंगी, जो भी काम होगा वो ये कंपनी करेगी। और इसका संचालन करेगा एक 17 सदस्यीय बोर्ड। 17 सदस्य होंगे उस बोर्ड में, और उसके लिए एक विशेष शब्द इस्तेमाल किया जाता था, यदि आपने कहीं पढ़ा हो तो वो शब्द था हीरेन 17। हालांकि ये डच में है और इंग्लिश में मैं अभी आपको बताता हूँ। हीरेन 17, ये जो 17 के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हीरेन 17 यानी जेंटलमैन 17। 17 सज्जन पुरुष या भद्रजन पुरुष इनको कहा जाता था। 17 जेंटलमैन या जेंटलमैन 17 इनको कहा जाता था। ये एक क्वेश्चन मैंने एक बार पढ़ा था कि 17 भद्रजन या 17 जेंटलमैन है। वो जो 17 सदस्यीय बोर्ड था हॉलैंड वाली कंपनी का, नीदरलैंड वाली कंपनी का, उसके सदस्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। डच कंपनी की प्रारंभिक पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। ये जो डच गिल्डर है ये वहां की मुद्रा है, अब नहीं है, सॉरी, डच गिल्डर ये वहां की मुद्रा थी। और ये मुद्रा भी अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों के दौरान ही इसको हटाया गया है। उससे पहले यही इसकी मुद्रा हुआ करती थी 2002 तक, और उसके बाद में इन्होंने यूरो को अपना लिया है। तो ये डच गिल्डर 2002 तक चले, उसके बाद में नीदरलैंड में यूरो मुद्रा चलनी प्रारंभ हो गई ऑफिशियली। फिर इसके बाद में महत्वपूर्ण बात है कि शुरुआत में इनकी रुचि थी मसालों के व्यापार में, और लेकिन बाद में इनका महत्वपूर्ण व्यापार इन्होंने किया कपड़ों के निर्यात का। और भारतीय कपड़ों के निर्यात को महत्वपूर्ण वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय कपड़ों को निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु बनाने का श्रेय किस यूरोपीय कंपनी को जाता है? तो डच यूरोपियन कंपनी को। तो मसालों में रुचि रखते थे। मसालों का इनका महत्वपूर्ण व्यापार तो इंडोनेशिया से होता था, तो इसलिए इन्होंने मसाला पुंज द्वीप से पुर्तगालियों को खदेड़कर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी शुरुआत में। अब इनकी बात करते हैं कि भारत में इनकी फैक्ट्रीज कहां स्थापित हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं डच फैक्ट्रीज की। पहली इनकी फैक्ट्री आप याद रखेंगे मछलीपट्टनम में, जिसका अब नाम मछलीपट्टनम है, 1605 ईस्वी में की गई। दूसरी इनकी फैक्ट्री, हालांकि एक और नाम भी आता है, लेकिन वो मैंने काफी रिसर्च किया लेकिन मैं उसकी तह तक नहीं पहुंच पाया, और ज्यादातर बुक्स में यही दे रखा है कि उनकी दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में स्थापित की गई, जो कि तमिलनाडु में है, और ये स्थापना हुई 1610 में। और पुलिकट के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि डचों की भारत में दूसरी फैक्ट्री पुलिकट जो थी वो उनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र थी। हालांकि बाद में इनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र नेगापट्टम या नागापट्टनम बन गया था। और पुलिकट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां पर उन्होंने अपने सोने के सिक्के ढाले, और उन सोने के सिक्कों को पैगोडा कहा जाता था। डचों ने सोने के सिक्के कहां डाले? अपनी दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में, जो कि इनकी गतिविधियों का शुरुआती दौर में प्रमुख केंद्र थी, और उन स्वर्ण सिक्कों को पैगोडा कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी फैक्ट्री इनकी सूरत में है। फिर और बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं इनकी, बिमलीपट्टम, करिकल। हालांकि अब ये क्रम सही नहीं है, हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैंने जो मुख्य फैक्ट्रीज हैं वो लिखी हैं। बिमलीपट्टनम, जिसको भीमुनीपट्टनम कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में 1641 में, करिकल में 1645 में, करिकल पुडुचेरी में है, और चिनसुरा, जहां पर एक युद्ध भी होगा बाद में अंग्रेजों के साथ इनका, 1653 में इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है। इसके अलावा अन्य फैक्ट्रियां हैं कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नेगापट्टम, कोचीन, और भी बहुत सारी हैं। एक पीपली थी। वो इंपॉर्टेंट क्यों है कि बंगाल में हम महत्वपूर्ण फैक्ट्री यहां पर देख रहे हैं चिनसुरा, लेकिन चिनसुरा से पहले भी बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री इनकी पीपली में थी, लेकिन बाद में उस फैक्ट्री को इन्होंने छोड़ दिया था, अबेंडन कर दिया था। बंगाल में अंग्रेजों की तर्ज पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू की, यानी फोर्टिफाइड करना शुरू किया, और चिनसुरा की फैक्ट्री को उन्होंने फोर्टिफाई किया, यानी किलेबंदी की, और उस किले को कहा गया गुस्ताव फोर्ट। ये उनके एक गवर्नर के नाम पर नाम रखा गया, गुस्ताव फोर्ट, या हिंदी में आप इसको सिर्फ गुस्ताव फोर्ट यानी गुस्ताव किला कह सकते हैं। तो ये बात है इनकी फैक्ट्रीज के बारे में। अब उनके व्यापार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें रखें, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा। डच लोगों ने कोचीन रियासत से क्रंगानूर, ये इस प्रकार लिखेंगे आप, क्रंगानूर, और आधुनिक इसका नाम है कोडंगलूर, और पुडुकड़, अभी इसको पुत्थुकड़ कहा जाता है, और दोनों ही केरला में है। यहां इन दोनों क्षेत्रों के बीच में काली मिर्च का एकाधिकार प्राप्त किया उन्होंने कोचीन की रियासत से। इसके अलावा डच कंपनी ने कासिम बाजार में रेशम की चक्री उद्योग, एक सिल्क रीलिंग यूनिट बनाया। यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी किसके द्वारा रखे गए? तो आप कहेंगे डचों के द्वारा रखे गए। भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी डच कंपनी के द्वारा रखे गए, कासिम बाजार की अपनी सिल्क रीलिंग यूनिट में, यानी रेशम की चक्री वाली फैक्ट्री में।
अब आगे बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें बची हैं। बेदरा का युद्ध जो कि हुआ 1759 में, या उसको चिनसुरा का युद्ध कहते हैं, पश्चिम बंगाल में हुआ। और इस युद्ध में अंग्रेज और पुर्तगाल आमने सामने थे। अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया और डच इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं, यानी अंग्रेज जीत जाएंगे और डच यहां पर हार जाएंगे, और इस तरह से उनकी राजनीतिक शक्ति एक तरह से समाप्त हो गई। हालांकि बाद में 1825 शायद लास्ट में निकलते हैं वो यहां से। अब कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें रह गई हैं, क्योंकि डच जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इनका थोड़ा ही विवरण है। इसकी तुलना में पुर्तगाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ब्रिटिशर्स तो आप सभी जानते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। डचों की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता के सिद्धांत पर काम करती थी, कार्टेल व्यवस्था पर काम करती थी, और ये जो लाभांश है वो बहुत अच्छे तरीके से वितरित करते थे। जो भी निवेश करते थे उनमें लाभांश का वितरण बहुत सही तरीके से था, और सहकारिता के सिद्धांत पर वो कंपनी काम करती थी। इनके लाभांश का पूरा रिकॉर्ड भी उपलब्ध है, और लगभग 200 वर्षों में औसतन 18% लाभांश इन्होंने दिया, और सबसे ज्यादा लाभ इनको सूरत वाली फैक्ट्री से होता था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें डचों के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। हालांकि कुछ व्यक्ति ये कह सकते हैं कि आपने कुछ लिखा और पढ़कर सुना दिया, लेकिन यदि आप वास्तव में गौर करेंगे और फिर अपनी पुस्तकों की ओर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जानकारियां कितनी महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको कोई कमी लगती है वो भी बता सकते हैं, आपको कोई अच्छाई लगी है तो भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।